निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। ठीक है निरंजन, ये देखिए आपने सुना ये कहना दिल्ली की सीमाओं पर जब बैठे हैं कि वो किसान नहीं है। कभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी इस तरह की बात करते हैं, गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। देखिए राजेश जी, इसके अंदर मैं एक तो आपसे पहले विनती करूंगा कि मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। दरअसल किसान भी आज की तारीख में मैं दो भागों में बांटता हूं राजेश जी। एक वो है जो खेत का मालिक है, जो जमीन का मालिक है, और एक वो है जो उस खेत के अंदर जुताई, कटाई और बुआई करता है। तो वास्तव में किसान कौन हुआ? वास्तव में किसान वो हुआ जो खेत के अंदर काम करता है, जोत का काम करता है, कटाई का काम करता है, फसल उगाई का काम करता है। और जो जमीन का मालिक है, जो अपनी बटाई पे जमीन दे दी उसने, और वो जो आज समझ लीजिए मैं जो ये किसान जिनको आप कह रहे हो बैठे हुए हैं, ये मैं ये नहीं कहता कि कोई खालिस्तानी है। अगर इनके बारे में कोई आदमी अनर्गल बात करे तो निश्चित रूप से वो बहुत गलत बात कर रहा है। निश्चित रूप से ये किसान ही है, इसी देश के नागरिक है और इस देश के मुख्य धारा के नागरिक है। यूं भी मैं तो यूं भी कहूंगा। लेकिन इनमें क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रमित हैं। और भ्रमित का देखो राजेश जी, एक थोड़ा सा आप कालांतर में जाइए। आज के 4 साल पहले एक शिगुफा छोड़ा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। उस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर आंदोलन हुए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, एक भी आदमी का आरक्षण गया है क्या? उसके बाद में कहा कि जी 3 तलाक बिल ला करके और ये ऐसे ऐसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ करके और ये मुसलमानों को इस्लाम खतरे में। मुझे एक बात बताइए, 3 तलाक कानून पास होने के बाद में कौन सा इस्लाम खतरे में आ गया? उसके बाद में एक अफवाह फैलाई गई कि भाई सीए आ जाएगा तो तमाम मुसलमानों को देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। आज 1.25 साल हो गए, मुझे एक मुसलमान का नाम बताइए जिसकी नागरिकता गई हो सीए से। तो कदाचित इसी तरीके से, और किसानों की अगर बात करेंगे तो पिछली सरकार में, इसी नरेंद्र मोदी सरकार में जो भूमि अधिग्रहण संशोधन जो सरकार लेके आई थी, कदाचित ऐसा ही बवाल उस टाइम भी हुआ था, ऐसी भ्रमना उस टाइम भी फैलाई गई थी। लेकिन आज आप देखिए उसका परिणाम क्या हो रहा है। उस संशोधन के अंदर सरकार ने 4 गुना मुआवजा कर दिया। राजेश जी, पहले किसी किसान की जमीन अगर किसी अधिग्रहण में जाती थी, एक्वायरमेंट में जाती थी, किसान घूस दे करके अपनी जमीन एक्वायरमेंट से निकलवाने की कोशिश करता था अधिकारियों से। और आज उस कानून के संशोधन के बाद में किसान ये चाहता है कि मेरी जमीन भी एक्वायरमेंट में चली जाए, क्योंकि जो 4 लाख रुपए बीघे की जमीन है उसका रेट सरकार 22 लाख रुपए बीघे का दे रही है। तो वैसे ही मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये गुमराह किए हुए लोग हैं। और इसका मैं आपको एक प्रमाण देता हूं कि यहाँ पे किसान नेता भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे अपोजिशन के भी विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मुझे इनसे आप ये बताइए कि 3 कानून जो सरकार ने पास किए, पहले तो उन कानूनों का नाम बताइए। उन कानूनों के अंदर क्या क्या प्रावधान ऐसे हैं कि जिससे किसान नीचे चला जाएगा, गरीबी में चला जाएगा, या मान लीजिए उसकी जमीन छिन जाएगी। हम अगर टेक्निकल तर्क वितर्क के आधार पर बात करें तो मुझे एक चीज बता करके दिखा दीजिए आप। अंशु जी, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। अंशु जी, मेरा जो कहने का तात्पर्य था, भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरी बात नहीं हो जाने दीजिए, आप जवाब दीजिए। नहीं, एक बात आपने कही कि एमएसपी को बाहर कर दिया गया, मैं उस बात पे जवाब दे रहा हूँ आपको। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने सिर्फ और सिर्फ उप जिलाधिकारी को अपीलीय अधिकारी रखा है। ठीक है तभी पता होता है कि उप जिलाधिकारी अंशु जी, उस चीज के लिए सरकार सिविल कोर्ट में जाने के लिए सरकार संशोधन के लिए तैयार है। जब तीसरी मीटिंग किसानों के साथ हुई थी, अंशु जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। किसान वही तो मांग कर रहे हैं अंशु जी, किसान वो मांग नहीं कर रहे हैं। किसान, देखिए मेरी बात सुनिए, किसान जब तक मांग कर रहे थे, तीसरी जो सरकार के साथ जो किसानों की मीटिंग थी अंशु जी, वो बिल्कुल बहुत अच्छे वातावरण में चल रही थी। लेकिन पता नहीं 4थी और 5वीं मीटिंग के अंदर किसानों को पता नहीं क्या वर्ग लाया गया है, क्या कहा गया है कि 4थी मीटिंग के अंदर किसान यस और नो की तख्ती लेकर के पहुंच गया और किसान ने कहा हम कुछ नहीं बोलेंगे, खाली हम यस और नो में बात करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, कहीं पे भी कोई भी समझौता वार्ता किसी यस और नो के अंदर हो सकती है क्या? और सरकार जब तीसरी मीटिंग थी, किसान भी जब सरकार के यहां से निकले थे, कृषि मंत्री भी बाहर निकले थे और किसान नेता भी बाहर निकले थे, तो सब खुश माहौल में थे और सब ने विक्ट्री का सिन बनाया था। लगा था कि 12 इनके जो मैटर थे, 12 इनके जो संदेह थे या इनके मन में जो भ्रम थे, उनके ऊपर 10 के अंदर सरकार ने इनका भ्रम दूर कर दिया है, संशोधन करने के लिए तैयार है। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि 4थी मीटिंग के अंदर हम बात भी नहीं करेंगे, हम सरकार की चाय भी नहीं पिएंगे, हम तो खाली तख्ती लेकर के बैठेंगे, हमें ठीक लगेगी यस,
नहीं तो नो। हाँ। तो ये क्या तरीका है? ये कोई समझौते का या वार्ता का तो मेरे हिसाब से तो ये कोई तरीका नहीं ठीक है, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि एमएसपी को छेड़ा नहीं जाएगा, इस कानून से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि इससे इसे खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग गुमराह हो रहे हैं, ये बात जायज है, इस बात को कहा जा रहा है। कपिश, कानून के अंदर है राजेश जी, हाँ। मैं साबित करूंगा कैसे। कृषि कानून सन 1996 के अंदर हाँ। क्लोज 16 के अंदर एमएसपी का प्रावधान है, हाँ। और जो नए कानून है इसके अंदर उसको कहीं भी रिमूव नहीं किया गया है। तो संविधान के तहत अगर किसी चीज को हटाया नहीं जाता है तो वो चीज कंटिन्यूसली मानी जाती है। हाँ। जैसे 317 हटाई थी, हाँ। तो सरकार ने बाकायदा उसमें कहा गया था कि आज से 370 और 35 रिमूव की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे एमएसपी को रिमूव करने का कहीं कोई नहीं नहीं है। हाँ, निरंजन कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, आप ही की बात का जवाब देंगे वो। पहले ये जानकारी कर ले हाँ, कि ठीक। उंगली वहां की जाती है जहाँ जानकार होता है। ठीक है कपिश जी, अब सुनिए जरा। श्रीवास्तव जी, अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनिएगा धैर्य रख करके। आपने दो मुख्य बातें कही, पूरी नहीं एक एमएसपी, एक आपने कही भंडारण की बात। मैं आपको बताना चाहता हूं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कुछ एक क्रॉप ऐसी हैं जिनको भंडारण के लिए प्रतिबंधित है। मुझे एक बात बताइए, जो आज की तारीख में 250 से ऊपर फसलें ऐसी हैं जो भंडार उस अधिनियम के अंदर नहीं आती है, क्या उनके अंदर कालाबाजारी हो गई? उनके अंदर किसान लुट गया? उनके अंदर क्या देश गुलाम हो गया? तो उन 16 को अगर इन्होंने सरकार ने खोला है तो उससे इतना बड़ा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? एक बात। दूसरा, आपने जो एक और जो मुद्दा उठाया है एमएसपी वाला, हाँ। मैं आपको इस चीज को बता देना चाहता हूं कि देखिए, एमएसपी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप यहां पे एक चीज को आप फिर भ्रम पाल रहे हैं कि एमएसपी का सरकार ने कहीं कोई पहले से जो प्रावधान चल रहा है उसके अंदर कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करी। तो छेड़छाड़ नहीं करी, अतः वो प्रावधान अभी भी चालू है। हाँ। आज की स्थिति क्या हो रही है, वास्तविकता ये हो रही है हाँ। कि ज्यादातर किसानों के साथ राजेश जी ये हो रहा है हाँ। कि उनको कहा जा रहा है कौवा तुम्हारा कान ले गया, और वो कौवे के पीछे दौड़ना चालू कर दिया। उन्होंने अपना कान नहीं संभाला। अब इसके अंदर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा राजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है हाँ। कि 2014 के अंदर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत करके प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है। और 70 साल से जो देश के घिसे पिटे कानून थे, हाँ। जिनकी वजह से यहाँ का किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा था, यहाँ का किसान सबसे निचले पायदान पे चला गया था। अगर उनमें संशोधन नहीं होंगे, अगर उन कानूनों में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, तो क्या देश की जनता ने एक कठपुतली सरकार ही बिठाई थी दोबारा से? जीएसटी लागू होती है, एक वर्ग उछल करके आ जाता है कि जीएसटी लागू मत करो। अगर कोई नया कानून आता है कृषि के अंदर, तो एक वर्ग आ जाता है जी नया कानून लागू मत करो। तो फिर भैया, जो अगर हमारी जो सन 1950 के अंदर जो संविधान बना था, उसी हिसाब से उसी परिपाटी से चलते रहो। इसके अंदर फिर ये इतनी मजबूत और इतनी प्रभावशाली और इतनी इकबाल पसंद का सरकार लोगों ने क्यों बनाई थी? ठीक है। इसीलिए ना। और देखिए, एक चीज और बताऊंगा राजेश जी, बहुत जल्दी से। जैसे ट्रेन जो है वो पटरी बदलती है, तो एक बार बीच में उसमें थोड़ा सा गिरावट जरूर आती है, रुकावट जरूर आती है, वो स्लो जरूर होती है। तो वैसे ही चाहे जीएसटी हो, चाहे कि ये कृषि कानून हो, चाहे सीए हो, देखिए थोड़ा सा व्यवधान जरूर आ रहा है, लेकिन इससे आगे के जो देश के जो प्रगति के रास्ते हैं, वो इस नरेंद्र मोदी इसको इस देश के प्रगति के रास्ते पे इसको ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, निरंजन कुछ कहना चाह रहे हैं? विकास जी, दो बातें कहूंगा। पहली बात तो जो आपने आखिर में कही, मैं उसका जवाब देता हूं कि एक बात बताइए कि ये जो आज किसान की स्थिति है, क्या इसके लिए सारी नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है? नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात आपको मैं बताऊं, ये जो कृषि सुधार बिल जो पास हुए, ये मई जून के अंदर कृषि सुधार बिल पास हुए थे। उसके बाद में चौधरी राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, चौधरी राकेश टिकैत ने 16 जून 2020 के मुजफ्फरनगर एडिशन के दैनिक हिंदुस्तान के अंदर अपना स्टेटमेंट दिया हुआ, मैं डेट बता रहा हूं, आप निकलवा लेना। उसके अंदर उन्होंने इन कानूनों का स्वागत किया है और उन्होंने ये कहा था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की वर्षों पुरानी मांग आज सफल हुई, लेकिन इसमें कुछ एक दो चीजें अगर इसमें और होती तो और ज्यादा किसानों के लिए फायदा होता। तो मुझे एक बात बताइए, उस दिन उन्होंने उसका स्वागत किया, आज वो उसके विरोध में यहाँ पे यूपी गेट के ऊपर बैठे हुए हैं। और इसके साथ मैं 4 किसान संगठनों का और नाम बता सकता हूं जिन्होंने इस कानून की तारीफ करी थी। एक्चुअल में इस कानून के बाद में बिगाड़ खाता कहां से आया है, आप कहेंगे तो मैं आपके चैनल पे नाम भी डिस्क्लोज कर दूंगा।
वास्तविकता ये है कि सितंबर से योगेंद्र यादव जी जो किसान नेता बनते हैं, योगेंद्र यादव जी पंजाब गए, वहां जाकर के उनकी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से उनकी लंबी मुलाकात हुई और उसके बाद में सारा का सारा ये किसान आंदोलन का ताना बाना बुना गया है। और अब ये जो बातें हो रही है खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, मैं इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मैं कहता हूं ये सारे के सारे भारतीय हैं और देशभक्त हैं और हिंदुस्तान के वीर सपूत जो अन्नदाता है ये, किंतु भ्रमित हैं। तो भ्रमित का देखिए राजेश जी, आपने कहा था कि आप भी ग्राउंड जीरो पे गए थे। आप मुझे बताइए कि वहां पे आपको मैं बता दूं 90% लोगों को कानून के नाम का नहीं पता, कानून के प्रावधान का नहीं पता। बस एक बात जानते हैं, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, धरती का सेंटर कहाँ है? चार बिलान इधर से नापी, 4 बिलान इधर से नापी। लेकिन उनको भरोसे में कि अगर उनको ये डर है कि काले कानून है तो उनको भरोसे में लेना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो वो नहीं ले पाए ना राजेश जी, वार्ता में है। अब जब इन्होंने चौथी मीटिंग के बाद में इन्हें यस और नो की भक्ति लेकर के बैठ गए, तभी तो अवरुद्ध है भाई। माननीय कृषि मंत्री जी 5 दिसंबर से इनको बुलावा भेज रहे हैं, इनको बार बार प्रस्ताव भेज रहे हैं। 3 बार सरकार इनको प्रस्ताव भेज चुकी है। उस प्रस्ताव में इनको क्या चीज मंजूर है, क्या चीज मंजूर नहीं है, ये वो उसका जवाब दें। ये तो कहते हैं कि पहले हमारी शर्त ये है कि कानून वापस लिया जाए। ये बताइए किसी सरकार का इकबाल होता है? अगर आज सरकार कानून वापस लेती है तो क्या विश्व बिरादरी भारत की सरकार को उसी दृष्टि से देखेगी जिस दृष्टि से आज जो सरकार का इकबाल है? मैंने कहा भाई साहब धरने पे जो अंदर दिल्ली के अंदर जो पहुंच रहा था, थोड़ा सा संशोधन मैं कर दूं आपकी बात में, थोड़ा सा मेरी बात समझिए आप। मेरी बात सुनिए भाई साहब, 22 तारीख से किसान एक 10 सेकंड मुझे दीजिए बस आप, विकास 10 सेकंड दीजिए। 22 तारीख से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे झुकना शुरू हुआ। 25 तारीख को सरकार ने कहा कि आप जो है बुराड़ी मैदान में चले जाइए, हम वहां पे आपके साथ वार्ता करेंगे। 26 तारीख को आप किसान यूनियनों ने कह दिया कि ये तो खुली जेल हम मान नहीं जाते। यानी कि सीधी सी बात है, वो भी एक असहयोगी माना जाएगा। ठीक, विकास को सुन लेते हैं। वार्ता के लिए माननीय कृषि मंत्री जी विकास जी, उस अस्थायी जेल में 3 बार तो मैं हो आया हूँ। न वहां जाने का प्रतिबंध, जाने पे प्रतिबंध है, ना वहां से आने पे प्रतिबंध है। तो जेल कहाँ हुई? जेल का मतलब तो वहां है ना जहां एक आदमी को डाल दिया गया, वहां से निकल लेना दिया गया। अब मैं कुछ विनती करूं आपसे बहुत जल्दी से, क्योंकि ऐसा है निश्चित रूप से आप सड़कों पे बैठे हुए, इसके प्रति इसके लिए आपके प्रति संवेदना है। लेकिन 2 बातें कहूंगा। एक तो देखिए, भ्रमित होने के वाले भ्रमित ना होना चाहिए, ना करना चाहिए। सरकार ने जो आपके पहले 12 जो आपके संदेह थे, उसमें से 10 संदेह को दूर करने में सरकार ने सहमति जता दी थी। अब दूसरी बात, आपके हित में आपको एक सलाह देना चाहता हूं। सबसे बड़े भारत के अंदर सबसे बड़े किसान नेता सर छोटू राम ने एक बात कही थी कि किसानों, अगर तुम अपना भला चाहते हो, अपनी पीढ़ियों का भला चाहते हो, तो सबसे पहले बोलना सीखो और दूसरे नंबर पे अपने दुश्मन को पहचानो। तो आज विकास जी, मैं आपको इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आप अपने दुश्मन को पहचानो, तभी इस देश के किसान का भला हो सकता है। अगर आप कहीं पे किसान का भला नहीं हो पाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी किसी पे नहीं चलेगी ना, बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत नहीं। आप अपनी बात रखें। बता रही है कि आपके मन में कितना द्वेष भरा हुआ है, ये आपकी बता रही है। और आप कल जो राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, इसका परिचय आप दे रहे हैं कि ये लोकतंत्र की सही परिभाषा है कि कोई आदमी अगर आपको तार्किक आधार पर जवाब देते हैं बिल्कुल। तो आप नहीं, कपीश जी देखिए, रामायण में एक चौपाई है, जहाँ की रही भावना जैसी अब आपकी जैसी भावना है, आप वैसे ही देखिए। लेकिन मैंने जो बात करी वो तर्क के आधार पर करी है, डेट और तथ्यों के आधार पर करी है। मैं कोई अनर्गल बातें विकास आ रहा हूँ। आप बता नहीं पा रहे। और अंबानी जी निरंजन जी, क्या ये जो अब दिल्ली में हो रहा है या दूसरे राज्यों में हो रहा है, क्या इसका दबाव सरकार पे दिखाई देगा? पहले तो मैं जो समाजवादी पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता है, जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगा, नहीं, अब उस तरफ ना जाए, पहले तो मत जाए, मैंने उन्हें कह दिया था, उनको आईना दिखा दूं। 2000 एकड़ जमीन अनिल अंबानी को यहाँ दादरी में किस सरकार ने दी थी? सपा सरकार ने दी थी।
जो किसानों से अरे लेकर व्यापारियों से के, कोई और नफरत अनिल नहीं अंबानी है। को राज्यसभा आप में दुनिया किसके जानते हैं समर्थन से कि भेजा गया था? समाजवादी पार्टी ने अनिल अंबानी को भेजा गया था, और आप किस सरकार को अनिल अंबानी की सरकार कह रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? अब दूसरी बात कहता हूं मैं, जो विकास जी है ये वास्तव में किसान नेता की बात कर रहे हैं। जो वास्तव में जो किसान नेता है वो ऐसी बात करेगा जैसे विकास खुद जी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, वो कौन सा किसान नेता है जो भारत के गणतंत्र दिवस के ऊपर एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे मुख्य अतिथि बनकर के चलिए, आता है, वक्त की कमी है। और इस बार इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे मुख्य अतिथि बन के आ रहा है, और उनको रोकने के लिए चिट्ठी लिखी जा रही है। जो भारत के अंदर जो विदेशी दूतावास है उनके सामने जाकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात चलिए। करी जा रही है। वो कौन से किसान की फितरत हो सकती है? आप ये चीज बताइए, इससे ये संदेह होता है कि ये जो किसान आंदोलन है ये कहीं ना कहीं चलिए, वक्त की कमी है, ठीक है, कहीं ना कहीं वक्त की कमी है, बाइस लेकिन ठीक है, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी